हम्म। चलो तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिक्स का जो सिलेबस है। ठीक है, उसका पहला टॉपिक। सबसे पहले एक बेसिक चीज यहाँ पे पढ़ लो, जो थोड़ा आगे काम आएगा। वो है कोहेरेंट सोर्स। वो क्या होता है कोहेरेंट सोर्स? उसके बाद हम लोग आते हैं डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पे और इंटरफेरेंस पे। ठीक है, इंटरफेरेंस वगैरह क्या होता है उसके पहले जब तक ये समझो नहीं तब तक आगे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो कोहेरेंट सोर्स, ठीक है, या फिर सोर्सेस। लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे वो वेव फ्रंट के बारे में और हाइगन्स प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, तो वो सब याद है ना सब कुछ? देखो कोहेरेंट सोर्स पढ़ने से पहले एक चीज़ हम लोग और देखते हैं। इसमें जो लाइट होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है मोनोक्रोमेटिक होता है, ठीक है, और एक सिंपल होता है। तो जो तुम्हारे पास नॉर्मल सोर्स है लाइट का, ठीक है, लाइट का जो नॉर्मल सोर्स होता है, ठीक है, वहां पे जो तुम्हारे पास इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ मिलता है उसमें वेरिएशन आ सकता है। ठीक है, या फिर वेवलेंथ में भी क्या हो सकता है, वेरिएशन आ सकता है कुछ इस टाइप से। ये हो गया तुम्हारे पास नॉर्मल सोर्स, कह सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल सोर्स का कोई भी यहाँ पे लाइट। लेकिन अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात करते हैं, मोनोक्रोमेटिक मतलब क्या हो गया, सिंगल वेवलेंथ या फिर सिंगल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो उसका जो तुम्हारे पास सोर्स रहेगा, ठीक है, उसमें क्या रहेगा, एक ही फ्रीक्वेंसी रहेगा बस, एक पॉइंट पे रहेगा। यहाँ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक सोर्स। इसको क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक सोर्स। मतलब यहाँ पे एक ही वेवलेंथ का रहेगा, या फिर ऐसा समझे कि एक ही कलर का रहेगा, या तो सिर्फ रेड कलर का रहेगा या तो फिर ब्लू रहेगा, कोई एक फिक्स वेवलेंथ का रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स। अब यहाँ पे ये देखना है हम लोग को। हम लोग को मेन तो यहाँ पे देखना है कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। ठीक है, ये तो बस समझाने के लिए है कि कब, मतलब सोर्सेस जो भी लाइट सोर्स है कब कोहेरेंट होता है और कब नहीं होता है। ठीक है, तो जब कोई भी दो मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है, दो मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम लोग तब कोहेरेंट बोलेंगे जब दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो। ध्यान से समझना, ठीक है। दो मोनोक्रोमेटिक लाइट या फिर दो मोनोक्रोमेटिक सोर्स जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, और दोनों के बीच जो फेज का डिफरेंस है वो क्या है, या तो जीरो है या तो कांस्टेंट है। उस टाइप के सोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्स। जैसे यहाँ पे एक बार पहले डेफिनेशन लिख लो। ऐसा लिख सकते हैं, टू मोनोक्रोमेटिक सोर्स। ठीक है, पहले इसको समझ लो अच्छे से। टू मोनोक्रोमेटिक सोर्स या फिर टू मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस आर कोहेरेंट, आर कोहेरेंट इफ, कब होगा, इफ दे हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी, दे हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी, इफ दे हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी, या फिर लिख सकते हैं ब्रैकेट में, और इक्वल वेवलेंथ, और इक्वल वेवलेंथ एंड, और दूसरा चीज क्या होना चाहिए, एंड जीरो, या फिर क्या होना चाहिए, जीरो या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए दोनों के बीच का। जीरो या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अगर कोई दो सोर्स तुम्हारे पास ऐसा है, ठीक है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे तुम्हारे पास दो वेव है, एक मान लेते हैं साइन, और इसका लिखने का तरीका कैसे होता है साइन का, कि वेव का ऐसे आ जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स, पहला वेव। और दूसरा वेव क्या हो जाएगा तुम्हारे पास साई टू, वो हो जाएगा बी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ठीक है, तो ये फाइव क्या है तुम्हारे पास, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कोहेरेंट मान लेते हैं, साइन एंड साई टू आर कोहेरेंट। कब हो जाएगा, तभी कोहेरेंट होगा, ध्यान दो, आर कोहेरेंट इफ फाई क्या रहेगा, कांस्टेंट। इफ फाई, ये जो फेज है, फाई इज कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट रहा या फिर, हाँ, तो अगर ये कांस्टेंट रहा तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो सोर्स है वो हो जाएगा कोहेरेंट, कोहेरेंट सोर्स हो जाएगा। ठीक है, फाई यहाँ पे क्या है, ध्यान रखना, फाई है फेज, फाई क्या है, फेज या फिर फेज डिफरेंस। चलो,
तो ये कंडीशन है, ध्यान रखो यहाँ पे दो चीज को मेंशन करना है। ठीक है, आगे बार बार इसको यूज करेंगे, इसलिए याद रखना। और ये शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है एग्जाम में कि कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में। अभी तो बनता भी है। क्या ध्यान देना है, इक्वल फ्रीक्वेंसी, पहला पॉइंट क्या है। ठीक है, इक्वल फ्रीक्वेंसी। और दूसरा क्या है, कांस्टेंट या फिर जीरो फेज डिफरेंस, किसके बीच, इन दोनों वेव के बीच। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, कोहेरेंट, वरना कोहेरेंट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और हम साइड में ऐड कर देना चाह रहे हैं कि सपोज करो, इफ फाइव, ये फेज अगर टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है, अगर फाइव किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, तो साई वन साई टू कभी भी, देन साई वन साई टू दोनों वेव कभी भी कोहेरेंट नहीं होगा, कैन नॉट बी कोहेरेंट, कैन नॉट बी कोहेरेंट, तो कोहेरेंट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ समझ, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये बताओ। किसी को दिक्कत है। अंचल, पिंकी, मकसूद। हेलो। यस सर, समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब यहाँ पे 2 पॉइंट और लिखेंगे हम, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, कि इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो पहला लिखो यहाँ पे, फॉर इंटरफेरेंस, फॉर इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स, फॉर इंटरफेरेंस ऑफ टू waves to occur, to occur, the two waves must be coherent। दोनों वेव क्या होना चाहिए, the two waves, the two waves must be coherent। दोनों क्या होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए। the two waves must be coherent, पहला कंडीशन है इंटरफेरेंस, ठीक है, होने का। ठीक है, दूसरा, दूसरा क्या है कि टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज, अगर दो अलग अलग सोर्स है, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज, ठीक है, कैन नॉट बी कोहेरेंट, कैन नॉट बी कोहेरेंट। अगर दो लाइट है, दोनों अलग अलग सोर्स से आ रहा है, तो वो दोनों कोहेरेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट, नहीं, दो ही पॉइंट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे नहीं दिखना है। थर्ड पॉइंट कुछ डिफरेंट है, थर्ड पॉइंट क्या है कि फिर हम कोहेरेंट को प्रोड्यूस कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्या था कि दो अलग अलग जो इंडिपेंडेंट सोर्सेस है, जैसे एक मान के चलो कहीं से एक सोर्स आ रहा है, S1 है, और दूसरा S2 है, तो ये दोनों क्या हो सकता है, अगर अलग अलग सोर्स से, तो ये दोनों, यहाँ से जो लाइट निकलेगा, यहाँ से जो लाइट निकलेगा, दोनों कोहेरेंट नहीं होगा, क्योंकि दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, जनरली अलग अलग रहेगा। या फिर जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ ही जाएगा। ठीक है, और अगर ये ऐसा है कि कोहेरेंट नहीं होगा, तो हम लोग फिर कैसे करेंगे इतना सारा एक्सपेरिमेंट। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि हम लोग को कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा। कोहेरेंट सोर्स क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा या फिर अचीव करना पड़ेगा। तो इसके लिए दो मेथड है इसको प्रोड्यूस करने का, जनरली यहाँ पे हमारे पास दो मेथड है। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली लिखते हैं, द मेथड्स, ऐसा लिखो। द मेथड टू अचीव, द मेथड टू अचीव कोहेरेंट सोर्सेस, द मेथड टू अचीव कोहेरेंट सोर्सेस। सबसे पहला में क्या है, ध्यान दो, बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। देखो सिलेबस में सबसे पहले यही लिखा हुआ है, बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। क्या करेंगे, वेव फ्रंट को हम लोग डिवाइड करके दो सोर्स प्रोड्यूस करेंगे, दो अलग अलग कोहेरेंट सोर्स को बनाएंगे।
तो पहला क्या है, बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। अब देखो इसमें क्या होता है, अगर ध्यान से देखो तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट में क्या आ जाएगा तुम्हारे पास कि तुम्हारे पास यहाँ पे कोई सोर्स है, एस मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ से ऐसे वेव फ्रंट बाहर की ओर निकल रहा है। याद है ना ये, कल बताए थे लास्ट क्लास में। सीधा नहीं बनता है। देखो। हम्म। एक ले लो यहाँ पे, एक आ जाएगा यहाँ पे, और एक आ जाएगा यहाँ पे, तीन। ठीक है, ये हो गया डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट जो हम लोग क्लास 12 में पढ़े थे। पहला आ गया यहाँ पे, आ गया ये, मान लो S1 स्लिट है, ये S2 स्लिट है। देखो ऐसे वेव चारों ओर आ रहा है यहाँ से, ध्यान देना तुम लोग अच्छे से बनाना। ऐसे आएगा अंदर। अब जैसे यहाँ पे आएगा तो हम लोग जानते हैं कि फ्रॉम हाइगन्स प्रिंसिपल या हाइगन्स थ्योरी, ठीक है, कि प्रत्येक पॉइंट एक सोर्स की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये जो स्लिट है यहाँ से फिर ऐसे वेव निकलेगा, तो ये कैसा करेगा, अब एक सोर्स की तरफ बिहेव करेगा, ध्यान दो। ठीक है, यहाँ भी एक S2 नया सोर्स बनेगा यहाँ पे, ये भी एक सोर्स की तरफ बिहेव करेगा। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि तुम्हारे पास पहले एक सोर्स था, पहले क्या था तुम्हारे पास, एक मोनोक्रोमेटिक यहाँ पे सोर्स है S। यहाँ पे क्या है, पहले तुम्हारे पास एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। ठीक है, हम लोग जैसे ही डबल स्लिट से पास किए तो अब यहाँ पे क्या हो गया, दो तुम्हारे पास मोनोक्रोमेटिक सोर्स यहाँ पे फिर से प्रोड्यूस हो गया। अब ये जो दोनों तुम्हारे पास वेव फ्रंट बन रहा है S1 और S2 से, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोहेरेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोहेरेंट सोर्स, या फिर कोहेरेंट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। अभी समझ में आ रहा है इसमें क्या हो रहा है, देखो वेव फ्रंट दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है, पहले बताओ, कुछ डाउट है तो बोलना, ठीक है। अ, आते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। दूसरा क्या है तुम्हारे पास, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। वहां तो वेव फ्रंट को डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग अब एम्पलीट्यूड को डिवाइड करेंगे। डिवीजन ऑफ, यानी तो बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये हो गया दूसरा मेथड। अब यहाँ पे क्या होता है, पहले इस चीज को समझो। ठीक है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में क्या हो जाएगा कि मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे कोई एक स्लैब है या फिर थिन फिल्म है। ठीक है, कोई लेयर है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लाइट को इंसिडेंट करेंगे। अब जैसे ही लाइट को इंसिडेंट किया यहाँ पे, तो क्या होगा, ऐसे लाइट यहाँ पे आया, सपोज करो। ठीक है, तो प्रोबेबली चांस क्या है कि लाइट ऐसे आएगा, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम लोग। ये लाइट का चीज है, ठीक है, ये याद रखना। ये क्या हो गया, नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद पॉसिबिलिटी क्या होगा, एक्चुअली 100% लाइट कभी भी रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो कुछ लाइट हो जाएगा यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, इसको मान लेते हैं R1। और कुछ लाइट क्या हो जाएगा यहाँ से तुम्हारा रिफ्लेक्ट कर जाएगा, इस टाइप से। ठीक है, और फिर जैसे ही यहाँ पे मीडियम आएगा तो यहाँ फिर से कुछ लाइट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और कुछ यहाँ से फिर से ट्रांसमिट हो जाएगा, और वापस फिर से क्या होगा, यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन होगा, और ऐसा चलता रहेगा, कुछ यहाँ भी जाएगा, कुछ ऐसा होगा। ध्यान देना, फिर से यहाँ से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगा, फिर यहाँ से बाहर जाएगा, और ये फिर कुछ क्या होगा, इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ यहाँ पे लाइट बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से चलता रहेगा, बहुत लंबा तक ये चलेगा। इसका नाम दे सकते हैं R1। R1 मतलब ये हो गया रिफ्लेक्टेड लाइट, R2, R3, और ये हो गया ट्रांसमिटेड लाइट, T1, T2, और ये क्या हो गया, T3। देखो यहाँ पे ट्राई करो समझने का कि यहाँ पे जो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो चीज हो रहा है, यहाँ से एक लाइट पहला रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, और फिर यहाँ से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ हमारे पास दो दो कोहेरेंट सोर्स मिल रहा है। ठीक है, जो यहाँ पे लाइट आ रहा था पहले, ये क्या है, इंसिडेंट लाइट। ध्यान दो, ये क्या है, इंसिडेंट लाइट। ये आ रहा था पहले, अब लाइट का जो एम्पलीट्यूड है वो थोड़ा सा यहाँ पे डिवाइड कर गया। ठीक है, और कुछ कुछ यहाँ पे बढ़ गया। तो जैसे ही जो इंटेंसिटी था पहले, अब क्या हो गया, अब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कह सकते हैं, कुछ तुम्हारे पास यहाँ पे मिल गया, और कुछ क्या हो गया तुम्हारे पास यहाँ पे मिल गया। तो ये जो इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर एम्पलीट्यूड का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि इंटेंसिटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर इंटेंसिटी चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं,
डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। और जो ये सोर्स मिल रहा है हम लोग को अलग अलग, जो यहाँ से मिल रहा है T1 T2 T3, ये सारा क्या है, इन सबको बोलते हैं ट्रांसमिटेड। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटेड कोहेरेंट सोर्स। क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटेड कोहेरेंट सोर्स। ऊपर में भी मिलेगा और नीचे में भी मिलेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटेड कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, ये मान के चलो कोई स्लैब है, ग्लास का स्लैब मान लीजिए। ये समझ में आ रहा है, इससे पहले क्या हो रहा था कि वेव फ्रंट का डिवीजन हो रहा था यहाँ पे। ठीक है, एक वेव फ्रंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था। और जब हम लोग एम्पलीट्यूड का डिवीजन की बात करें तो वहां पे क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड पहले एक यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, फिर ट्रांसमिट कर रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ से कुछ बाहर जा रहा है R1 R2 और R3 के फॉर्म में, और यहाँ से क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है। तो कह सकते हैं ये रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड कोहेरेंट लाइट हो जाएगा, और ये हो जाएगा ट्रांसमिटेड कोहेरेंट सोर्स या कोहेरेंट लाइट। ठीक है, दो मेथड समझ में आ रहा है, यही दो मेथड है जिससे हम लोग कोहेरेंट सोर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे अब इंटरफेरेंस के बारे में और अलग अलग चीज के बारे में। चलो यहाँ तक समझ में आ गया ना, किसी को डाउट तो नहीं है कुछ? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इंटरफेरेंस को स्टार्ट करते हैं। इंटरफेरेंस का डेफिनेशन वगैरह क्या होता है वो सब एक बार लिख लेते हैं। इंटरफेरेंस, ठीक है। व्हाट इज इंटरफेरेंस, तो लिख सकते हैं द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी, द redistribution of intensity due to superposition of, रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, वापस फिर से इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब फिर से उसको बांटना कह सकते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट, ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट फ्रॉम टू और फ्रॉम टू और मोर फ्रॉम टू और मोर कोहेरेंट सोर्सेस, टू और मोर कोहेरेंट sources is known as इंटरफेरेंस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है। तो इसके बाद थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पे देखो कि टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस, यहाँ पे क्या लिखा था ध्यान दो, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नॉट बी कोहेरेंट, कैन नॉट बी कोहेरेंट, सो दो इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकता है, तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट बी कोहेरेंट। ठीक है, सो इंटरफेरेंस कैन अकर, interference can occur only when, only या फिर only by, फर्स्ट में कौन सा मेथड हो जाएगा, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। पहला मेथड तो ये है हमारे पास, जो हम लोग पढ़ते हैं इसको बाद में YDAC, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्लास 12 में पढ़े होंगे ये। और दूसरा क्या होता है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, जो हम लोग को अब भी पढ़ना है इसको, डिवीजन ऑफ
एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड वाला, ठीक है, ये तो क्लास 12 में पढ़े थे। ठीक है, तो ये है तुम्हारे पास दो मेथड जिससे हम लोग इंटरफेरेंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी थोड़ा इसके बारे में भी लिखा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पहला, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी शॉर्ट में आ सकता है, तो कोई फिक्स नहीं है। तो पहला पॉइंट में लिखो क्या, इंटरफेरेंस। ये शॉर्ट में करा रहे अभी, ठीक है, अभी लॉन्ग में नहीं करा रहे। इंटरफेरेंस बाय, इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, वेव फ्रंट को हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। देखो, इसका फिगर तो तुम्हारा फिर से वापस से वैसा ही बनेगा जैसा अभी बनाए थे हम। ठीक है, तो डायरेक्ट हम पहले स्टेटमेंट लिखते हैं इसको, थोड़ा फास्ट करके। ठीक, देखो, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, तुम लोग को ये पहले से पता है, बस स्टेटमेंट यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, क्योंकि एग्जाम है ना तो उस पर तो लिखना ही पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, ईच पॉइंट, तुम लोग को स्टेटमेंट याद है, लास्ट क्लास में लिखाए थे। ईच पॉइंट ऑफ ए वेव फ्रंट, ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट एक्ट्स, acts as a source of, acts as a source of secondary wavelets, as a source of secondary wavelets. ठीक है, and the waves originating, the waves, the waves from them originating from them have constant, from them have from them have ना, has नहीं, from them have constant phase difference, constant phase difference, so they are coherent, so they are, वो क्या कहलाएगा यहाँ पे, कोहेरेंट। सो दे आर कोहेरेंट एंड प्रोड्यूसेस, कोहेरेंट एंड प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, एंड प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न। ओके, या फिर इंटरफेरेंस भी लिख सकते हैं। ये हो गया सिंपल। एग्जांपल में क्या आ जाएगा यहाँ पे, एग्जांपल में आएगा वाईडीएसी। वाईडीएसी मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो हम लोग क्लास 12 में किए हैं पहले ही। ठीक है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट ये चीज है, मेथड है। ठीक है, इसलिए ये जानना जरूरी था। वाईडी इसलिए बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में। तो यहाँ पे बस वो फिगर बना देना जो अभी बनाए थे, ये वाला। एक सोर्स है यहाँ पे एस, यहाँ से एस वेव निकलेगा, और फिर यही वेव कहाँ से आएगा, S1, और ये हो जाएगा S2। ठीक है, और यहाँ पे जो तुम्हारा मिलेगा, ये दोनों सोर्स क्या है, कोहेरेंट। ये कैसा सोर्स है, S1 और S2, कोहेरेंट सोर्स मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो तुम्हारे पास इंटेंसिटी का पैटर्न मिलेगा, ठीक है, वो कुछ इस टाइप से मिलेगा। ध्यान दो, कुछ यहाँ पे इस टाइप से आएगा, देखो, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, कुछ ऐसा मिलता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो सिर्फ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के बाद कुछ ऐसा ही बनेगा, जहाँ पे हाइट दिख रहा है वहाँ ब्राइट, जहाँ पे डेप्थ है वहाँ पे डार्क। इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ
वेव फ्रंट ऐप पे देखना है, ठीक है। चलो ये है पहला। ठीक है, अगर शॉर्ट में आएगा तो एटलीस्ट इतना लिखना है तुम लोग को, ठीक है। और अगर लॉन्ग में आता है, लॉन्ग में तो नहीं, चलो लॉन्ग में बताएंगे फिर। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड जब आएगा तब, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट भी हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। सेकंड में क्या है, इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो सेकंड में क्या लिखो, इंटरफेरेंस बाय। तुम लोग साथ में लिख रहे हो क्या? ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो तो फिर बेटर है। ठीक है, लिखने का हो सके तो मैं बाद में कुछ शेयर कर दूंगा, पीडीएफ वगैरह। चलो ठीक। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे क्या होगा, एम्पलीट्यूड का डिवीजन होगा, जैसे कि जस्ट अभी कुछ देर पहले समझाए थे अब। तो चलो देखो, डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते। एट द इंटरफेरेंस ऑफ टू मीडियम, ऐसा लिखो। एट द इंटरफेरेंस, एट द इंटरफेरेंस, एट द इंटरफेरेंस ऑफ टू मीडियम, दो मीडियम के बीच का ये चलिए होता है। और लाइन तो करेक्ट है ना। टू मीडियम, ठीक है। लाइट गेट, टू मीडियम लाइट गेट partially reflected, light gate partially, light gate partially reflected, थोड़ा सा क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा। गेट पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली रिफ्लेक्टेड, मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन यहाँ पे दोनों होगा। पार्शियली रिफ्लेक्टेड, ठीक है। पार्शियली रिफ्लेक्टेड, यहाँ पे इसको हम ब्रैकेट में ट्रांसमिटेड भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो रिफ्लेक्ट होगा वो फिर बाद में जाके ट्रांसमिट भी कर जाएगा, ठीक है। और लिख सकते हैं कि 10, और इस प्रकार से 10, ठीक है। द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट लाइट, 10, द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट लाइट, thus the amplitude of incident light is is divided between, किस में डिवाइड हो रहा है, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, between the reflection and between the reflection and transmitted, reflection and transmitted parts, या फिर transmitted lights, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखो कि द लाइट कमिंग आउट, द लाइट कमिंग आउट, द लाइट coming out of the successive reflections, coming out, ठीक है, of the successive reflection, coming out of successive reflections, ठीक है, and refractions, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों हो रहा है ना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस आर कोहेरेंट, आर कोहेरेंट, दोनों क्या रहेगा, वो कोहेरेंट रहेगा। एंड सुपर इम्पोज, एंड सुपर इम्पोज, एंड सुपर इम्पोज टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस,
and superimpose to produce interference. सुपरिम्पोज करके क्या बनाएगा, इंटरफेरेंस यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है। देखो सच इंटरफेरेंस इज नॉन एज, और इस टाइप के इंटरफेरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सच इंटरफेरेंस इज नॉन एज, is known as such interference is known as interference by division of amplitude. Interference by division of amplitude। ठीक है, फुल स्टॉप। यहाँ पे एग्जांपल दे देते। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा एग्जांपल। यहाँ पे वो थिन फिल्म वाला आएगा जो तुम्हारे सिलेबस में दिया हुआ है, वो कि इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म। थिन फिल्म, एक पतला सा फिल्म की वजह से जो तुम्हारे पास रिफ्लेक्शन होगा, वो क्या कहलाएगा, इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है। चलो इसका बस एक फिगर बनाना है तुम लोग को। एक्चुअली फिगर वही बनाना है, ठीक है, फिगर एक बार यहाँ पे ऑलरेडी बता चुके हैं, ये वाला फिगर बने। ठीक है। तो वही यहाँ पे फिर से वापस से एक बार ड्रॉ कर देना। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। नहीं है ना? चलो ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं दो टॉपिक हम लोग आज शॉर्ट टाइप से वो कंप्लीट कर लिए हैं। एक डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड और डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, और एक ये चीज कोहेरेंट सोर्स। इसके बाद जो टॉपिक है तुम्हारे पास, ठीक है, वो है ये वाला पार्ट, मतलब इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म। ठीक है, ये थोड़ा लंबा है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में बनेगा। इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म, जिसका हम लोग अभी जिक्र किए हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग देखे डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड लग रहा है ये। इसका एक लंबा से डेरिवेशन करेंगे, आज नहीं करेंगे उसको। ठीक है, उसको करेंगे नेक्स्ट क्लास। तो अभी तुम लोग के लिए हम होमवर्क क्या दे रहे हैं, पहला कि जो बेसिक चीजें हैं वो एक बार याद कर लेना। ठीक है, इससे पहले जो बताए थे वो वाला, और आज जो बताएं कोहेरेंट सोर्सेज क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज अगले क्लास तक करके रखना, ताकि एग्जाम्स में तो आ ही सकते हैं, एमसीक्यू अगर पूछेगा तो उसमें आ सकता है। ठीक है, और समझने के लिए भी उस बेसिस पे भी थोड़ा इसको कर लगना, ये सारे बेसिक्स है, ठीक है, इतना आना चाहिए। तो उसको लिख लियो या फिर इसका पीडीएफ शेयर करें। स्क्रीनशॉट ले लेते। स्क्रीनशॉट ले लियो। यस सर।